यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं ग्राफ। तो ग्राफ जैसे ही आए किसी क्वेश्चन में तो इनको ऐसे एनालाइज करते हैं, एक्स वाई रिलेशन, दूसरा स्लोप, एक्स वाई रिलेशन, दूसरा स्लोप, और तीसरा एरिया। ग्राफ वाले क्वेश्चन को तीन कैटेगरी में रखेंगे, या तो एक्स वाई रिलेशन अपने पूछा गया होगा ग्राफ में, या स्लोप के बारे में कोई जानकारी पूछी गई होगी, और या एरिया के बारे में जानकारी पूछी गई होगी। और आपको मैथ्स की थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए कि स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, मैथमेटिकल रिलेशन इक्वेशन, पैराबोला कैसा होता है रिलेशन, और सर्किल, ये एलिप्स, हाइपरबोला। अब ये रिलेशन थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक्स वाई का लीनियर कोई भी रिलेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई। और ये जब देख रहे होते हैं पैराबोला तो मैक्सिमम पावर ऑफ x is 1 and y is 2, और y is 1 and x is 2। यदि ऐसा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पैराबोला को। सर्किल के लिए एक जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, या शॉर्ट में लिखते हैं और करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और एलिप्स के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड देखते हैं आसान, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और हाइपरबोला का एक भाई भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। और ये जो है इसका रिलेशन हम लोग देखते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे सामने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी 1 ही है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म। सर इसकी जानकारी क्यों चाहिए? ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जानकारी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसका इक्वेशन होता है एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। यदि इनके आप यूज जानना चाहते हैं तो देखिए एक एग्जांपल है, पेंडुलम जो होता है इसके धागे का लेंथ L, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, इसको हल्का सा अपने जगह से डिस्प्लेस करके छोड़ दो, ये वापस आएगा और फिर झूलता दिखेगा। ये एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, और उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/G। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अब आपसे कहा क्या गया वो ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ फर्स्ट TL ग्राफ, सेकेंड T² L ग्राफ, थर्ड T1/√L
t 1/√L ग्राफ। फोर्थ, ये इस तरह जो हम लोग देख रहे हैं, ये कुछ ग्राफ हमारे सामने आ गया है जो हमें ड्रॉ करने के लिए हमसे कहा गया। अब यदि ये ड्रॉ करने के लिए हमसे कहा गया तो सॉल्व करते वक्त हमारे पास क्या है, तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो रिलेशन दिया गया है वो क्या, तो 2π√L/G। पहला ग्राफ किसके बीच में आप देखना चाहते हैं? टीएल ग्राफ। टीएल ग्राफ का मतलब हुआ टी को मान लो एक्स एक्सिस पे रखते हैं और वाई को, एल को वाई एक्सिस पे रखते हैं। या तो पहले टी को एक्स पे रखो, एल को वाई पे, या टी को वाई पे रखो, एल को एक्स पे। दोनों के अलग अलग चित्र बन सकते हैं। फिलहाल मैंने ये माना। तो अब क्या करें, जो फॉर्मूला है ना उस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करें? तो टी को रिप्लेस कर देते हैं किससे? एक्स से 2π, और एल को रिप्लेस कर देते हैं वाई से। यदि इनका हम ग्राफ देखना चाहते हैं, x² इक्वल्स टू हो गया 4π² इंटू वाई, या y इक्वल्स टू हो गया g/4π²। हाँ, ये अभी अपने सामने है यही। अब मुझे थोड़ा सा कोशिश करना है कि वो x का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 2, और y का मैक्सिमम पावर 1। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये क्या है? ये पैराबोला है, पैराबोला। इसका मतलब हो गया कि टी एल ग्राफ जो होगा ये क्या होगा? विल बी पैराबोला। तो आपको यदि मैथमेटिक्स का इंफॉर्मेशन है तभी तो ये बता पाएंगे ये क्या बनने वाला है। और ये आइडिया जो है, मैथ्स अलग पढ़ते हैं, फिजिक्स अलग पढ़ते हैं, उनको मिक्स नहीं करते। इस कारण से कई बच्चों को परेशानी रहती है कि सर इसमें अंतर क्या है, इक्वेशन तो एक ही है, तो मैं 4 तरह के ग्राफ कैसे बनाऊं? तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स मिक्स कर लो, जो वहां पढ़ा वो यहाँ बोरो कर लो। अब मुझे बताओ ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? तो एक्स का वैल्यू चाहे पॉजिटिव रहे या निगेटिव, वाई के सेम वैल्यू आएंगे। तो वाई एक्सिस मिरर की तरह काम करेगा। -x के लिए y का जो इतना वैल्यू होगा +x के लिए भी उतना होगा। तो ये जो पैराबोला बनने वाला है वो पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा। ये 1 डिग्री वाला कौन सा एक्सिस है? ये y को कवर करेगा। y किसको आपने माना है? l। यहाँ l है और यहाँ t है। l और t ग्राफ कैसा बन गया? ऐसा। अब इसमें भी क्या लफड़ा होगा? सर निगेटिव टाइम पीरियड का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो सर उधर आप जा क्यों रहे हो? चलो नहीं गया, डॉटेड लाइन बना दी, तो निगेटिव की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन बनेगा क्या? पैराबोला बनेगा। कैसा ग्राफ होगा? तो सामने है आप। तो मैथमेटिक्स के इंफॉर्मेशन का आप यूज करिए, पहला पॉइंट। और कोई भी ग्राफ पूछे तो जो एक्स और वाई के एक्सिस पे नाम आप रखने वाले हैं उन एलिमेंट के रिलेशन में एलिमेंटों को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, तो आप कोऑर्डिनेट में चले जाओगे और कोऑर्डिनेट में एनालाइज करना आसान हो जाएगा कि ये कौन सा ग्राफ है। उससे पहले थोड़ा में भी टाइम भी लगे एनालाइज करने में। सर यदि इस ग्राफ को कोई ऐसे ना बना करके टी को रखता ऊपर वाले एक्सिस पे और एल को नीचे पे, तो ये ऐसे बन जाता ग्राफ। इसमें हम इस वाले को हटा देते हैं, केवल पॉजिटिव वाला जो घेर रहा है ना टी एल एक्सिस को, वो वैसा बन जाता। जस्ट वो चेंज कर लेता अपना डायरेक्शन ग्राफ, पैराबोला। अब उससे भी नहीं आप समझ पाए तो क्या करिए, ये जो टी के बदले आप क्या रखने वाले हैं? वाई, और अब की बार एल के बदले रखने वाले हैं एक्स। तो ये क्या हो जाने वाला है? y² इक्वल्स टू 4π² अब 4π² इंटू एक्स। तो ये कैसा ग्राफ बनता है? y² इक्वल्स टू 4x, एक्स एक्सिस को घेरने वाला पैराबोला, कोई टेंशन ही नहीं, दिख जाएगा। ये तो एक ग्राफ हुआ। अगला ग्राफ किसका कहा गया है वेदांत? t²l ग्राफ हम बनाना चाहते हैं। तो t²l के लिए अपने पास इक्वेशन क्या है? t इक्वेशन मैं थोड़े ना बदलूंगा, वो तो वही रहेगा। t² नहीं दिख रहा तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया। और अब मुझे बताओ ये
कहां पर क्या रिप्लेस करके रखने की सोच रहे हैं? टी स्क्वायर के बदले x और 4π² एल के बदले y, या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है t के बदले y और 4π² इंटू x। तो पहले इसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप क्या हो जाएगा? g/4π²। तो ये कुछ ग्राफ बना g/4π²। इवन π² जो है g से कैंसिल आउट हो जाएगा आई थिंक, तो बचेगा 4। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया जिसके y पर क्या रखा गया है? l, और x पर क्या रखा गया है? t²। यदि दूसरे के बारे में सोचते हैं तो ये हो जाएगा, ये रिलेशन ठीक ठाक है क्या? तो पिछला वाला चेक कर लो यार, ठीक ठाक है क्या? l के बदले रख दिया था y, और इसमें t² के बदले रख दिया था x। तो g/4π², 4π²/g। दोनों के ग्राफ में एक अंतर दिखेगा, इसका जो स्लोप है ये होगा 1/4 और इसका स्लोप होगा 4। स्ट्रेट लाइन तो दोनों बना, और सोच के देख लो क्यों। ये आपने दूसरा जो ऑप्शन लिया है इस डब्बे के लिए, दूसरे ऑप्शन में आपने क्या कर दिया है कि t के लिए y रखा है, t² के लिए, तो यहाँ t², ये तो यहाँ पर स्लोप क्या देख रहे हो? tan थीटा जो हो जाएगा ना 4π²/g, और इसका स्लोप क्या देख रहे होगे? इसका स्लोप देख रहे होगे g/4π²। तो दोनों में स्लोप का अंतर आएगा, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, स्लोप का अंतर आ जाएगा। सर ये दोनों दे देता तो मैं तो टेंशन में आ जाता। अरे तुम क्यों, मैं भी टेंशन में आ जाता। तो थोड़े ध्यान से देखेंगे तो अंतर पता चलेगा, पसंद तो दोनों आएंगे अपने को। तो अंतर करने के लिए थोड़ा सा और अंतर, तो 4π²/g। हितांश कोई कंफ्यूजन इसमें? वेदांत अंतर समझ में आया? क्या अंतर है? जी और π² कैंसिल आउट होता है, तो एक का स्लोप दिखेगा y = mx 4, और दूसरे का स्लोप दिखेगा 1/4, तो दोनों में अंतर आ गया। देखिए तीसरा किसका ग्राफ था, एक बार चल के देखते हैं तीसरा ग्राफ। t और 1/√l का ग्राफ देख रहे हैं, t 1/√l का ग्राफ। तो चेक करो तो t 1/√l ग्राफ, हमारे पास रिलेशन तो जो है पहले उसे देखो, 2π√l √g, t इंटू 1/√l 2π/√g, ये y इंटू x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्या बन गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा t 1/√l वाला ग्राफ। अब अदला बदली भी कर दोगे तो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, हल्का फुल्का कुछ अंतर करके ढूंढ ही लेंगे। लेकिन दिखा, हम लोगों ने ये तय कर लिया कि मैथमेटिकल रिलेशन हमें पता हो, ये जरूरी है, और यदि पता होगा तो अपना काम चल जाएगा। ग्राफ एटलीस्ट हम बना देंगे, ग्राफ एटलीस्ट हम बना देंगे। इस आइडिया को और एक जगह देखता हूँ यूज करके, कि एक पार्टिकल है, मैं नोट कर रहे हो, नोट कर, एक पार्टिकल है जो x एक्सिस पे चल रहा है, टाइम 0 मींस इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे कहा गया ड्रॉ st ग्राफ, सेकेंड vt ग्राफ, आपको एंड थर्ड vs ग्राफ, आपको ये 3 ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह दिया गया। तो 3 ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह दिया गया तो घबराना तो है नहीं। करना क्या है कि पहले हम काइनेमेटिक्स में जाते हैं,
फॉर्मूला ढूंढ के लाते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का वैल्यू कितना, तो s का वैल्यू आ गया, वही तो ढूंढ रहे हैं, u दैट इज 40 प्लस हाफ a के बदले 2 इंटू टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू 40 प्लस टी स्क्वायर। पहले ये देख के बताओ ये है क्या, क्या तुरंत पहचान लिया? पैराबोला, क्योंकि मैक्सिमम पावर t का है 2। और ध्यान से देखना, t 0 पे s 0 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इतना तो तय हो गया कि ऑरिजिन से जाएगा। और t स्क्वायर दिख रहा है, तो किसको ये कवर करने की सोच रहा होगा, तो ये कवर करने की सोच रहा होगा 1 डिग्री वाला, किसको, s को। यदि स्क्वायर वाले को आप पॉजिटिव रखो कोफिशिएंट, तो दूसरी तरफ जो आ रहा होगा ना 1 डिग्री वाला दूसरा एलिमेंट, उस एक्सिस को यदि वो पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव एक्सिस को कवर करेगा, अदरवाइज नेगेटिव एक्सिस को। तो यहाँ हम ग्राफ यदि बना रहे हैं, किसका ग्राफ बना रहे हैं, मान लो ये s और ये t, तो किस एक्सिस को कवर करने वाला है, 1 डिग्री वाला s को। जैसे स्टैंडर्ड याद रखते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, x को कवर करता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, माइनस x को कवर करता है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay प्लस y को कवर करता है। कवर करने का मतलब घेर देता है उसे, वैसे फील करना। तो किसको घेरने वाला है वेदांत, बताओ। 1 डिग्री कौन दिख रहा है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इधर 1 डिग्री वाला s दूसरा जो एलिमेंट हुआ उसका पॉजिटिव प्लस दिख रहा है s, तो प्लस s को घेरने वाला होगा, ओरिजिन से जाता हुआ, ओरिजिन से जाने वाला और प्लस s को घेरने वाला, ऐसा कुछ बना दिया हमने। आप ये भी देख सकते हो और एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। अब इनमें से सर कौन, ऐसे तो कई हमारे दिमाग में आ रहे हैं जो हो सकता है। अब इनमें से कौन के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक काम करो, s 0 कर दो, तो s 0 कर दो तो क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 4t0, t कॉमन ले लो, t प्लस 4 0, t का वैल्यू एक तो 0 आएगा, दूसरा -4, तो कहाँ कहाँ से जाना चाहिए, 0 से और -4 से गुजरने वाला पैराबोला होगा, ठीक है। और इसलिए हम पैराबोला इसलिए चुन लेंगे, बाकी को हटा देंगे। -4 का क्या मतलब, कोई मीनिंग नहीं, चित्र बनाने में काम आता है और इसका कोई मतलब नहीं। मैथमेटिकल एनालिसिस जब कर रहे हैं, अपने काम का ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, टाइम 0 से आगे, लेकिन वो पैराबोला का पार्ट है, कैसे फील करवाओगे, तो या तो लिख दो उसके ऊपर पैराबोला, और बनेगा कैसा उसके लिए तो आपको कर्व बनाना पड़ेगा ना मैथमेटिक्स में जाके, उसमें तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट भी वैलिड है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट भी वैलिड है। पैराबोला, एसटी ग्राफ, यदि मैं इस पे पैराबोला नहीं लिखूंगा तो क्या लोग इसे स्ट्रेट लाइन भी नहीं समझ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कहीं मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अपने को तो बताना है ये पैराबोला है। ये बात समझ में आई, मतलब आप मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यूज करेंगे। यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं मैथमेटिक्स नहीं यूज करूं, तो मेडिकल का एग्जाम तो देना नहीं है, मैथमेटिक्स तो अपना सब्जेक्ट है, तो अपना सब्जेक्ट है तो उसको अपने सब्जेक्ट की तरह यूज करिए। ये नहीं कि सर मैं इतना नहीं करता उतना नहीं करता, अरे भाई पैराबोला ड्रॉ करना है तो करना, लेकिन अलग बात है नौबत आती नहीं है। केवल इतना सा याद रखिए, s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर हमेशा क्या बनने वाला है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो st ग्राफ क्या बनने वाला है, तो आज से याद कर जाओ, st ग्राफ मस्ट बी पैराबोला, मस्ट बी पैराबोला। वहां भी एक कंडीशन दे दो, व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, याद करो ये कब वैलिड होता है फॉर्मूला, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यदि एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो फिर गारंटी नहीं है, फिर पैराबोला का भाई भतीजा कोई बन जाएगा, पैराबोला नहीं बनेगा। और यदि ये बात समझ में आ गई, वो ऐसा लगे कि हाँ हाँ ठीक है थोड़ा सा आया, तो अब बताओ ना v के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला जानते हो, u प्लस at, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 2t। ये देख के क्या लग रहा है, तो vt ग्राफ विल बी क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और क्या,
कंडीशन डाल दो व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर वीटी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना 7 से सिखाया जाता है, मन ही गया होगा। एक बार 0 रख दो, t0 रख दोगे तो v4 आ जाएगा, t0 कर दिया तो v आ गया 4, v आ गया 4, तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0 4, और दूसरा v0 रख दिया तो t आ गया -2। सर फिर माइनस क्या करने के लिए आ गया, अरे मत दुखी हो यार, आ गया। तो ये जो है वीटी ग्राफ की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो वीटी ग्राफ कैसा बन रहा होगा, तो निगेटिव में मत बनाओ, पॉजिटिव में लिखे, नेगेटिव से लाओ, लेकिन उसका अहमियत नहीं है, नेगेटिव की तरफ मुझे कुछ नहीं करना, दिखाना किधर है। और वैसे भी सोचो ना, 4 से बढ़ता जाएगा तो 4 से बढ़ता जाएगा, लीनियर होना चाहिए, तो 4 ऑप्शन तो वैसे भी चुन लोगे, स्ट्रेट लाइन होगा, हमें चुनना पड़ता है 4 में से, बनाना थोड़ी ना पड़ता है। तो स्ट्रेट लाइन होगा, भी बढ़ता जाएगा, लीनियर होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, इतने पे निकल लेगा, कोई ना कोई एक पसंद आ जाएगा 4 में से। तो काइनेमेटिक्स के ग्राफ की जब आप बात करते हैं तो मैथमेटिकल पहले रिलेशन देख लेते हैं, और उन रिलेशन के बेसिस पे आगे हम लोग देख लेते हैं कैसा ग्राफ बनेगा, क्या नाम रहेगा, राम मोहन सोहन जो भी। अब सोचो एक तीसरा क्या था, VS ग्राफ, तो हमारे पास रिलेशन है VS स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S, VS स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 2 into 2 into S, VS स्क्वायर इक्वल्स टू 4S प्लस 60। और ये देख के तो कुछ लग रहा है पैराबोला। अब ये इस पैराबोला की क्या खासियत होगी, कवरिंग प्लस S एक्सिस, और एक पॉइंट और, डू नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, डू नॉट पासिंग थ्रू origin, do not passing through origin। Do not passing through origin। पैराबोला, do not passing through origin। लेकिन बनाओगे कैसे, ये तो हमें पता चल गया, इसको कवर करेगा ये भी पता चल गया, पैराबोला होगा ये भी पता चल गया, एस एक्सिस को कवर करेगा पीएस ग्राफ, और ओरिजिन से नहीं जाएगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा या तो मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक पॉसिबल है, ओरिजिन के बिना कहीं से ले जाओगे। तो कैसे देखें, इनमें एक काम करते हैं, ये जो है v को 0 कर देते हैं एक बार, यदि एक बार v को 0 कर देते हैं तो s का वैल्यू क्या आ गया, -4, मतलब ये v0 होगा तो v0 होने पे केवल -4। चलो देखते हैं, और यदि s0 कर देंगे तो s0 कर देंगे तो v कितने हो जाएंगे, हाँ v हो जाएगा +-4। तो एक तो ये हो गया ऊपर, एक ये, तो ये हो गया s-4, और एक हो गया +4, 0,+4, और एक हो गया 0,-4। तो कौन सा ग्राफ ठीक लग रहा है, तो हम जो देख रहे हैं उसमें ये ग्राफ ठीक लग रहा है, दूसरा जो है इसे डिलीट कर दो, -4। और इसमें से चित्र में हमारे काम का कौन सा पार्ट है, और ये अनडू करने का ऑप्शन नहीं है, हमारे काम का कौन सा पार्ट है, हमारे काम का कौन सा पार्ट है, तो ये देखो ना, ये वाला, ये हमारे काम का है, ये +4 से s बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव में +4 से s बढ़ता जा रहा है,
तो बाकी का क्या करूं सर, बाकी काट दो। क्यों काट दूं? अरे पैराबोला तो एक कर्व बनेगा, हमारे काम का क्या है, तो पॉजिटिव वाला भी है, तो वहां से आगे ले लेंगे केवल। तो ये आइडिया आजकल ट्रेंड में नहीं है, कारण आपको ड्रॉ नहीं करना होता है, आपको चार में से एक चुनना होता है। चार में से एक चुनना है तो आप यहाँ से अंदाजे ले लो कि काइनेमेटिक्स में क्या हो रहा है, v बढ़ता जा रहा होगा, पैराबोला होगा, इन सब के बेसिस पे अंदाजा ले लो कौन से एक्सिस को घेरने वाला पैराबोला होगा। क्योंकि यदि कोई कंफ्यूज करना चाहिए तो v और s का ऐसा भी ग्राफ बना दे सकता है, उसमें भी तो s बढ़ता दिखेगा v के साथ, लेकिन ऐसा भी हो सकता था और ऐसा भी हो सकता था। तो स्ट्रेट लाइन होता तब तो ये चुन लेते, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो आपको पता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4s। तब दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये या ये। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2s s एक्सिस को घेरने वाला होना चाहिए, तो ये वाला चुन लेंगे, ये वाला हटा देंगे। s एक्सिस को घेरने वाला होगा तो ऐसा ही तो बनेगा, नीचे की तरफ तो झुका होगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा। तो ये कुछ कॉमन सेंस आप थोड़ा सा यूज करो। अब यदि अपने पास बहुत टाइम हो तो इस पे तो क्वेश्चन सैकड़ों बना सकते हैं कि डाटा थोड़ा थोड़ा बदल देंगे, नेगेटिव एक्सप्रेशन डाल लेंगे, तो ये सब वैसे। अच्छा सोचो, यदि तुम्हारे सामने ये हो कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड टाइम 0 पे, और रिटार्डेशन है 2, और इसका तुम चाहते हो कि एसटी ग्राफ बनाए। एसटी ग्राफ बनाए तो क्या फॉर्मूला होता है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा। और प्रैक्टिकली सोचो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, पार्टिकल कहीं रुकेगा और डिस्प्लेसमेंट वापस आएगा। जहां पार्टिकल रुकेगा वहां वेलोसिटी 0 होगा, मतलब एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टाइम 0 पे एस 0 है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल, ये जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से गुजरेगा, तो ये एस बढ़ेगा और घटेगा, एस बढ़ेगा और घटेगा, और बगल में लिख दो पैराबोला, ऐसा ग्राफ होगा। और कई बार क्या होता है कि ये ग्राफ दे देता है, और इस ग्राफ के लिए दूसरा सोचो, VT ग्राफ इसका कैसे सोचा, टाइम 0 पे 10, और उसके बाद तो बढ़ता ही तो जा रहा है, लीनियरली इंक्रीजिंग। पैराबोला v + u + it लीनियरली इंक्रीजिंग। यदि आपको इसका एटी ग्राफ कहता है, अरे ये तो फिक्स है, तो बदलना कहाँ, ये तो जो भी है टाइम के साथ फिक्स है। पॉजिटिव होता तो ऊपर में बनाते ग्राफ, अरे एक बार मुझे देखना पड़ेगा, ये भी कम होता जाएगा, रिटार्डेड मोशन है, तो भी कम होता जाएगा, रिटार्डेड मोशन है, तो ऊपर ले जाने के बजाय मुझे किधर लाना चाहिए ग्राफ, नीचे लाना चाहिए, भी कम होता हुआ स्ट्रेट लाइन। और अगला वाला एटी ग्राफ में ए को पॉजिटिव की तरफ नहीं दिखा करके कहाँ दिखाना चाहिए अपन को, नेगेटिव की तरफ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसे हम लोग ग्राफ के बनाते वक्त फ्री हैंड में काम कर सकते हैं, कि जहां बहुत ज्यादा इक्वेशन ना खेले, वैसे लिखते चले, अंदाजे से चलते चले, तो ऐसे चल सकते हैं। फॉर्मूला बोलेंगे v + u + it, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर याद आया v बढ़ नहीं रहा है, यार रिटार्डेड है, 10 के बाद तो 8 होगा, 8 के बाद तो 5 होगा, नीचे ले आया स्ट्रेट लाइन, ऊपर ले जाने के बजाय। ये हितांश थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? ओके ठीक, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, वेदांत बोल लो, कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँ। तो ये एसटी वाला जो ग्राफ है, एसटी वाला ग्राफ मुझे नहीं पता पॉसिबल क्या है, टाइम 0 से गुजरेगा, टाइम 0 पे S0। अब तो यहाँ दो ही पॉसिबल है ना, या तो ये इधर आए और या तो ये इधर जाए, तो कौन सा ठीक लग रहा है? क्या S बढ़ता चला जाएगा रिटार्डेड मोशन में, तो इसका मतलब कि मुड़ के नीचे ही तो आना है, तो क्यों मैं ज्यादा पंगे में पढ़ूं, ऊपर गया मुड़ के वापस चला है, कभी न कभी फिर 0 होगा S, तो 0 पे टच कर दिया, कहीं t = 4 पे 0 हो जाएगा, जहां पे भी 0 कहीं ना कहीं तो होगा, तो वापस ले आए। ठीक है, तो हम लोग जहां मैथ्स में ज्यादा नहीं जाएंगे वहां ऐसे काम कर सकते हैं। मैथ्स के एक यूज और मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैथमेटिकल चल ही रहा है, आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया, आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया और आपसे कह देता है भाई इसे देखो, ये ग्राफ है XT ग्राफ, ड्रॉ corresponding VT graph and second
AT ग्राफ। ठीक है, इनके लिए मैथ्स में आप जाने वाले हैं। अक्षय क्लास में ठीक ही थोड़े कल बात गप करिए। ये VT ग्राफ कैसे बना है, तो पहले चित्र देख के आपके दिमाग में आना चाहिए आइडिया कि ये x इक्वल्स टू साइन थीटा टाइप कुछ है। x बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा। थोड़ा और अलग एनालिसिस करें तो लिखते हैं x a sin ओमेगा t टाइप। कहां तक बढ़ रहा है नहीं पता है, 1 तक बढ़ा हो तो 1 लेते, नहीं तो a ले लिया। ओमेगा t क्यों ले लिया, तो टाइम पे डिपेंड है, जबकि एंगल तो डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो साथ में ओमेगा कांस्टेंट है कोई, तो ओमेगा t मिलके डायमेंशनलेस हो गया। अकेले t रहता तो डायमेंशनलेस नहीं होता। तुक्का भेजने के लिए 1 मान लेंगे तब भी काम चलेगा। x इक्वल्स टू साइन t सोच लो। x इक्वल्स टू यदि ये साइन t है, तो अब आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी के लिए डिफिनेशन क्या पढ़ लिया आपने, dx by dt। और डिफरेंशिएशन आपको पता है साइन t का प्लस कॉस t। अब यदि साइन t का प्लस कॉस t पता है आपको, तो इसमें vt ग्राफ बनाना तो आसान हो गया। कॉस का पता है टाइम 0 पे मैक्सिमम होता है, फिर ये घटता है, नेगेटिव प्लस माइनस करते चले जाए। और यदि आपको ए चाहिए तो ए कहां से आता है, वो भी मैथमेटिक्स में आपको पता है, dv by dt माइनस साइन टी। अब माइनस साइन टी का क्या कहानी बताओगे, ये ए ये टी, तो ये ऐसे होता चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन, माइनस में क्यों बढ़ा, अरे निगेटिव साइन है तो पहले -1 तक ही हो जाएगा, टाइम बढ़ने के साथ साथ, एंगल बढ़ने के साथ साथ 90 डिग्री पे, और फिर वापस आएगा। तो इस ग्राफ में यदि मैं कोई और अकल लगा रहा हूं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब देख के वो ग्राफ खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं साइन का कर्व हूं। जब कह रहा है तो उसका यूज कर लो, तुरंत बता दो भी नहीं सर मैं तो स्लोप से एनालाइज करूंगा। अरे टाइम क्यों खराब करते यार, मैथ्स के स्टूडेंट तो डिफरेंशिएशन आता है तो मजे लो, उसकी डिफिनीशन पता है कि dx by dt होता है भी, तो तुरंत में ये काम हो गया। मतलब कि ज्यादा इसके लिए पंगे नहीं लेने हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स अपना मैथमेटिकल स्किल उसका हेल्प लेना है। ये अभी तक मैं जो आपसे बात कर रहा था उनमें चर्चा मैं ये कर रहा था कि मैथमेटिकल रिलेशंस हमें थोड़े समझ में आए। साइन का कर्व पता हो, कॉस का कर्व पता हो, माइनस साइन माइनस कॉस, इन सबको मैं बड़े तुरंत पहचान लूं, तो वो हेल्प करेगा आपने। ग्राफ वैसे मैथ्स में आप बहुत तरह के पढ़ते हैं, फिजिक्स में मूड खराब हो टीचर का तो वो भी सारा यूज कर दे सकता है, लेकिन एक लिमिट में ही यूज किया जाता है। इंसान आलसी होता है, फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स वैसे ही भूल गया रहता है, तो जितना याद रहता है उसी में से पेपर बनाता है। लेकिन चाहे तो वो मैथ्स वाला सारा यूज कर सकता है, क्योंकि ग्राफ सारा का सारा यहाँ एक्स टी का हम बना लेंगे, जो कि वहां पे वाई एक्स का आप पढ़ते, तो एक लिमिट में काम चलता है। ये यहाँ तक आने के बाद बात आती है स्लोप, मैंने जो आपसे कहा। और स्लोप से भी पहले एक्स वाई रिलेशन बार बार मैं कह के रुक रहा था, एक्स वाई रिलेशन का मीनिंग भी एक बार समझा दूं। आपके सामने में ऐसे दे दिया, आपके सामने में ऐसे दे दिया गया है, एक ध्यान से देखना, वी टी का ग्राफ, ये है 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर है 10 सेकेंड, और आपसे कह दे रहा है कि भाई मुझे 2 सेकेंड पर बता दो कि वेलोसिटी v नॉट क्या होगा, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जब आपके सामने प्रकट हुआ तो ना तो स्लोप काम आएगा ना ही एरिया काम आएगा, उन सब के चक्कर में पड़ना ही नहीं है मुझे ये दिख रहा है वीटी का रिलेशन है, एक खास पे भी पूछ रहा है, एक्स वाई के रिलेशन की ही तो चर्चा कर रहा है। तो एक रास्ता होता है जिसमें, जिसे हम कहते हैं लेंथी मेथड, कि हमने मैथ्स पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको लिखते हैं v/20 t/10 इक्वल्स टू 1। अरे इंटरसेप्ट वाला वो जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉर्मूला, और जब हम ये जानते हैं मैथमेटिक्स के धाकर विद्वान, तो क्या कर लूंगा, तो t के बदले रख दूंगा 2,
और हमें पता चल गया v/20 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5, v/20 इक्वल्स टू 4/5, v इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ये हमारा अधिकार है कि मैं स्ट्रेट लाइन जानता हूँ, इक्वेशन लिख लूं, इंटरप्रेट कर लूं। अब किसी भी टाइम पे मुझसे पूछ लो, मैं फॉर्मूले में डाल दूंगा। लेकिन ठीक है ना भाई, ये एक रास्ता हुआ तो यही एक रास्ता होगा, ऐसा क्यों सोचते हो? ये भी तो कर सकते हैं कि मेथड 2 के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री भी तो हमने ही पढ़ रखी है। यहाँ से देखो तो tan थीटा एक छोटे वाले ट्रायंगल से लिख के देखो, ये है हाइट परपेंडिकुलर बाय बेस, और दूसरे वाले ट्रायंगल से लिख करके देखो परपेंडिकुलर बाय बेस 20/10। दो तरह से आपने लिखा तो v0/8 इक्वल्स टू 2, v0 इक्वल्स टू कितना आ गया 16। तो दो अलग अलग एनालाइज करने का तरीका तो हुआ था सामने। एक तो हुआ मैंने xy का इक्वेशन लिख लिया, जो कर्व है उसका इक्वेशन लिख दिया, यदि आसानी से लिखा जा सकता है तो, और उसके बाद फिर मैंने एक x रखा y निकल आया, x रखा y निकल आया। दूसरा हो सकता है कि मैं ना इक्वेशन नहीं लिखूं और सिंपल ये देखूं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हमने अप्लाई की, दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, रेशियो यूज कर लो, उससे आ जाएगा। अदरवाइज tan थीटा लिख दो परपेंडिकुलर वाइज दोनों ट्रायंगल का, तो ही निकल के चला आएगा, जो आपको पसंद है। मींस एक्स वाई रिलेशन का मीनिंग क्या है? किसी भी तरह से या तो एक्स वाई का रिलेशन हमें दिया गया होगा या चित्र दिया गया होगा, हम एक्स वाई का रिलेशन उससे बना लेंगे। एक्स वाई का रिलेशन बना लेंगे तो किसी भी एक्स पे वाई बताने को हम तैयार हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, और लगे समझ में आ गया तो बड़ी खुशी की बात। मन कह रहा है मेरा एक और एक्स वाई रिलेशन ट्राई करके देखते हैं, क्या पता मिल ही जाए मुझे और आपको भी पसंद आए। ये भी और ये मीटर पर सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव, बड़ा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10। ये चेक करो, आपसे ये पूछा गया किस टाइम पे वेलोसिटी 0 है, फाइंड आउट t व्हेन v 0। ए ऑप्शन है 4 सेकेंड, बी ऑप्शन है 6 सेकेंड, सी ऑप्शन है 7 सेकेंड, डी ऑप्शन है नन। इनमें से देखिए वेलोसिटी कब 0 है। मैंने क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की है,
देखते हैं रिजल्ट तक पहुंच के हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक ठाक। तो तुरंत जो जवाब आता है, तुरंत जो जवाब मेरे मन में आ रहा है, मैं बोलने वाला हूँ कि सर 6 और 8 के बीच से गुजरा है तो 7 ही होता हो। अब एक सिंपल लॉजिक बिना अकल लगाए, लेकिन भाई ऐसे तो चलेगा नहीं। 6 और 7, 6 और 8 के बीच में 7 ही होता है तो रियल नंबर पढ़ना बेकार हो गया। 6 और 8 के बीच में तो इनफाइनाइट नियर रियल नंबर हो सकते हैं और टाइम रियल नंबर में कोई भी चलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ लफड़े में फंसा दिया क्वेश्चन और 4-7 ऑप्शन लिख के मन को तो एकदम मतलब वाह यार लग रहा है इसे चुन लेता हूँ। तो अब इसमें अकल क्या लगाऊं? तो अकल लगाने के लिए मैंने कोशिश की कि अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सर, थोड़ा सा सोचूंगा। तो सोचने के लिए मैंने देखा यहाँ जो थीटा है और यहाँ जो थीटा है वो एक जैसा है। और मैंने एक और पॉइंट सोचा कि यहाँ से यहाँ तक यदि मैं T0 मान लूं तो यहाँ से यहाँ तक कितना मान लूंगा, या यहाँ से यहाँ तक T0 मान लूं तो अगला वाला कितना मानना पड़ेगा मुझे? अरे बोलो ना 10 - T0 यार, यही तो मानोगे और क्या मानोगे? कुछ नया थोड़ी ना आएगा। अब मुझे बताओ क्या 2 ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? और ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस लिखने से रुकेगा कौन मुझे? 20/T0 और अगला वाला परपेंडिकुलर बाय बेस 3/10 - T0। मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरफ क्या आ जाएगा 200 - 20 T0 इक्वल्स टू 3 T0। 200 इक्वल्स टू 23 T0। T0 इक्वल्स टू 200/23। अरे चेक करके देखो यार, कुछ आंसर सही सलामत आ जाए तो अच्छी बात। 23 से डिवीजन कौन सा मुझे आता है? हाँ आता तो है। चलो 25 तो नहीं करेंगे, 4 से। वही तो मैं भी टेंशन में हूँ यार, कुछ गड़बड़ हो गया। कितना आ रहा है? 8.76 आ रहा है। एक काम करो ना, क्वेश्चन सही करने के लिए मैं 8 को गायब कर देता हूँ। अब लो मजे। तुम लोग भी हटाओ जल्दी, तुम लोग भी हटाओ जल्दी 8 को। अब देखो अब कैसे चुनोगे? जैसे आगे कहीं कोई तो होगा, चलो देखते हैं। तो यही मैं अभी क्वेश्चन बना रहा था, मैंने उसका पहले कैलकुलेट कर लूं, फिर आलस आ गया तो मैंने कहा रख देता हूँ 8, लेकिन वो फंसा दिया इसने। चलो आगे देखते हैं। 4 दिए 12, 2 4 8 2 10 10 9 8 8 ही लेना पड़ेगा, 8 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ये 8.7 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर जो आ रहा है 8.69 टाइप कुछ आ जाएगा। तो ये जो आंसर आ गया T0, तो T0 कितना निकल करके आ जाएगा 8.7 के आसपास। इसका मतलब नन ऑफ दीज लेना पड़ेगा आपको। तो हम लोग ग्राफ पे कई बार क्या होता है कि एक ये सोच रहे होते हैं कि बीच में पॉइंट तो ये हो जाएगा बीच में पॉइंट, लेकिन परेशानी ये है कि हम वहां लॉजिकल वे में नहीं बढ़ते। और लॉजिक क्या कहता है कि आप जो ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, जो एक्स वाई रिलेशन के लिए कर सकते हो, प्रॉपर वे में पता करने के लिए कोशिश वो करो। और यदि वो नहीं करते हैं, तुक्का भेड़ेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। एक्स वाई रिलेशन का एक मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा कि एक्स वाई रिलेशन किस तरह से हमारे लिए काम में आएगा। सर मैं ये भी कर सकता था कि पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लेता, फिर ये करता वो करता। सब कर सकते हो, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन अपने लिए जो इजीएस्ट हो वो रास्ता चुनेंगे। मैथ्स हमारा सब्जेक्ट है, मैथ्स हमें यूज करना है, करें अपने फेवर में यूज। तो यहाँ केवल और केवल चर्चा किया हमने एक्स वाई रिलेशन की। अब एक्स वाई रिलेशन के बाद एक टर्म आता है स्लोप। मुझे ये बताओ स्लोप टर्म जीवन में पहली बार कब सुनने को आया? जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तब, या कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे तब, या बचपन में जब पार्क में घूमने गए थे तब? बचपन में सुनने में आया, और इस हाथी के सूर पे मत फिसलना, बहुत ज्यादा स्लोप है, गिर जाओ। उस दिन पापा ने 10 फीट का थोड़ी ना समझा दिया था, पार्क जाना छोड़ देते। तो उस दिन तो हमें केवल आंखों से देख के पता चला कि स्लोप ज्यादा है।
और उस दिन से आज तक वो आदत है। लेकिन जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे स्लोप का डिफिनेशन दिया जाता है कि दिमाग में पहले का सारा भुला दिया जाता है। तो आप उस डिफिनेशन पे भरोसा बाद में करें, पहले अपने जो इंस्टिंक्ट है, जिसे सोचते हो, जिसे देखते हो, उस पे भरोसा करो और उस पे भरोसा करके मुझे बताओ कि यदि यहाँ पर ये वाई एक्स तो तुम देख रहे हो, तो यहाँ एक मैं स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ ये रेड कलर का, एक और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ ग्रीन कलर का। इन दोनों स्ट्रेट लाइन को देखो और मुझे बताओ इस दोनों स्लाइडर पे किस पे स्लाइड करने में ज्यादा मजा आएगा, किस पे बैठ जाऊं तो स्लाइड करने में ज्यादा मजा आएगा, ये ग्रीन वाले पे या रेड वाले पे? थ्रिल जिसमें ज्यादा हो मर जाएगा, लेकिन मजा उसी पे आएगा जो भी हो मजा उसी पे आएगा। तो जिसपे थ्रिल ज्यादा आ रहा है, जिसपे मरने का डर भी है, दैट इज हायर स्लोप। मतलब वहां जो लाइन है उसका स्लोप ज्यादा है निश्चित रूप से। ठीक, तो इसके लिए पहले मैं थीटा निकालूंगा, फिर टेन थीटा बताऊंगा। अरे काहे का यार, आंखों से देखा, पता चला, स्लाइड करते समझ फील आ रहा है, हाँ बैठ गया, मैं स्लाइड कर रहा हूँ। अब सोचो यदि ऐसा ही कोई ब्लैक लाइन ऐसे खींच दिया जाए, अब बताओ इन तीनों में किसका स्लोप सबसे ज्यादा, सबसे कम? ब्लैक, रेड और ग्रीन में सबसे कम स्लोप किसका? तो आप कहोगे कि सर मैंने तो मैथमेटिक्स पढ़ा है, मुझे डेफिनेशन पता है, मैं थीटा निकालूंगा, थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, मैं उसका टेन थीटा निकालूंगा। सर मैं 1-2 दिन बाद बताऊंगा, इतने में तो पेपर नहीं पढ़ लेगा। अभी इस पे बैठ जाओ और देखो, ग्रीन वाले में मरने का डर था, रेड वाले पे मजा आ रहा था, और ब्लैक वाले पे बोर हो जाओगे। भाई सर इस पे तो स्लाइड कर ही नहीं रहा हूँ, बैठ तो गया हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा सर। मतलब आपके जब स्लोप बताया गया बचपन में, उस समय ना तो माइनस था ना तो प्लस था, उस समय सिर्फ स्लोप था जिसे आप फील कर सकते हो आज भी। चलो सोचो और जवाब देना। एक ऑब्जेक्ट पे -10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे +10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है? लेकिन मैथमेटिक्स में तो पढ़ा है प्लस बड़ा होता है माइनस। अरे तो मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ा है, फिजिक्स में माइनस का काम केवल डायरेक्शन बताने के लिए हो रहा है। तो जब मैं आपसे पूछूं बड़ा कौन और छोटा कौन, वेलोसिटी में -3 मीटर पर सेकेंड है और +10 मीटर पर सेकेंड, कौन बड़ा कौन छोटा? सर वो 10 प्लस वाला। अच्छा चलो, -3 मीटर पर सेकेंड है और -10 मीटर पर सेकेंड, सर -3 वाला बड़ा स्पीड हो गया, कैसे बड़ा हो गया? तो माइनस वहां किसके लिए है? केवल और केवल डायरेक्शन के लिए। तो फिजिक्स में जब हम काम कर रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज जो हमारे आसपास चित्र या ग्राफ में मिल रहे होंगे वो वेक्टर्स होंगे, और वेक्टर्स होंगे तो उनके प्लस का एक मीनिंग होगा, माइनस का एक मीनिंग होगा। लेकिन जब बड़ा और छोटा कंपैरिजन में आएगा तो माइनस का, मैथमेटिक्स वाला माइनस का मीनिंग नहीं यूज करेंगे। मैथमेटिक्स में -2 और -3 में -2 बड़ा होगा, लेकिन फिजिक्स में जब -2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी और -3 मीटर का पर सेकंड का वेलोसिटी मैं दूं, किसका ज्यादा है वेलोसिटी? तो ज्यादा है मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ही तो पूछ रहा हूँ, माइनस का थोड़े ना वहां अक्ल लगाने लगेंगे। तो ये मैथ्स से फिजिक्स में आते वक्त थोड़ा सा अपना ब्रेन सोचने का हमें बदलना होता है। तो जब हमसे कोई स्लोप के ज्यादा और कम की बात कर रहा है, तो फिजिक्स में ना बात कर रहा है, अभी फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो क्वांटिटी कोई होगी, उसमें माइनस का मतलब यदि वो वेक्टर है, यदि स्केलर है, ऐसे क्वांटिटी के साथ आप काम कर रहे हैं, तब तो माइनस का वही मैथ्स वाला मीनिंग आएगा, क्योंकि स्केलर सारे मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करेंगे। जैसे आपसे कहूं पोटेंशियल एनर्जी, उसमें तो डायरेक्शन नहीं होता, तो -10 जूल और -2 जूल, इसमें कौन सा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? -2 जूल। -10 जूल कम है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ माइनस डायरेक्शन के लिए नहीं आया है, स्केलर है। तो स्केलर में -2 जूल और -10 जूल में -2 जूल ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा और -10 जूल कम पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। यदि छत को कहते हो जीरो पोटेंशियल, तो ये अपना यदि फर्स्ट फ्लोर उससे छत से नीचे फर्श पर आए तो ये हो गया -2 जूल, तो इसके भीतर गड्ढा करके और नीचे चले जाए -10 जूल मिलेगा कहीं। तो इसका मतलब वहां
-2 और -10 में -10 जूल जो होगा वो कम होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, या डायरेक्शन का हमारा वो माइनस नहीं मतलब दे रहा। तो जहां किसी क्वेश्चन में माइनस साइन का जो क्वांटिटी यूज हो रहा है वो वेक्टर हो, तो वहां माइनस प्लस में लेकर के स्लोप के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। स्लोप ज्यादा या कम से कम चलाओ, माइनस में मत उलझो। लेकिन यदि किसी स्केलर के साथ काम कर रहे हो जिसकी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि आप जब स्लोप कहते हो ना तो पोटेंशियल एनर्जी स्लोप में तो देखते नहीं, कर्व पे देखते हो। जनरली यू एक्स कर्व, यू टी कर्व, यू वी कर्व, कुछ भी होगा, लेकिन यू पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कर्व एक्सिस पे, तो वो जनरली स्लोप में नहीं मिलेगा। तो स्लोप में जो क्वांटिटीज मिलती है, वेलोसिटी मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, मोमेंटम मिलता है, फोर्स मिलता है, एंगुलर टॉर्क मिलता है, ये सब मिल जाते हैं स्लोप में। तो स्लोप में जो मिल रहे हैं सारे वेक्टर्स हैं, और यदि वेक्टर्स हैं तो उनमें माइनस का क्या मतलब होगा? डायरेक्शन। तो आपको यदि बड़ा और छोटा के बारे में कभी भी बात करना है तो डायरेक्शन के पंगे में ना पड़ो। सर आप क्यों इतने पका रहे हो, क्या समझाना चाहते हो? वेट करो, पहले मुझे एक पॉइंट और बताओ। ये जो हम देख रहे हैं होंगे स्ट्रेट लाइन, तो डिफिनीशन क्या है? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से आपने क्या किया, गए स्ट्रेट लाइन तक और स्लोप लिख दिया tan थीटा। यदि हम ग्रीन वाले का लिखना चाहें तो ग्रीन वाले के लिए देखिए एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज फैशन, यही परंपरा है, और इसका स्लोप लिखेंगे tan phi। और ब्लैक वाले के लिए जाएंगे तो एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से उस स्ट्रेट लाइन तक एंटी क्लॉकवाइज फैशन में, और वहां जो भी आएगा उस अल्फा वो लेकर के स्लोप लिखेंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा निश्चित रूप से नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल दिख रहा है, 180 से पहले नेगेटिव आएगा। तो मुझे यदि ये VT ग्राफ दिया गया जाता और तीनों में पूछा जाता एक्सेलरेशन किसका सबसे ज्यादा, तो जिस पे थ्रिल ज्यादा आएगा उसका सबसे ज्यादा, जिस पे थ्रिल कम आएगा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में पड़ते ही नहीं, केवल बैठ के स्लाइड करते, स्लाइड करके फील करते और फील करके डिसाइड करके बोल देते कि इसका स्लोप कम, इसका स्लोप ज्यादा। माइनस में नहीं उलझते, नहीं उलझना है आपको। ये नहीं कि मुझे डिफिनीशन आता है इसलिए मैं एंगल ढूंढूंगा, अरे नहीं ढूंढूंगा यार, फिजिक्स में नहीं काम पड़ता। मैं रेयर ही केस में एंगल के चक्कर में पड़ूंगा, मैं तो ऐसे ही बोल दूंगा और वो सही होगा। बचपन से जो सुना है, होता क्या है कि टीचर हमेशा कोशिश करता है कि आपको पढ़ाए और किताबों की ज्ञान आप तक पहुंचाए। और मैं कहता हूं, जब मैंने पहला लाइन आपको बताया कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, तो भाई मैं किताब क्यों पढ़ाऊं? मैंने आपने जो फील किया वो आपको केवल बता दूं, फिजिक्स की किताब में ऐसे लिखा हुआ है, काम खत्म। आप अपने फील जो किया उस पर भरोसा करो, उसको यूज करो, और वो हमेशा सही होगा, ये गारंटी मैं दे देता हूँ। तो स्लोप में जब आप काम करें तो अपने आज तक का जो इंस्टिंक्ट है आपका, उस पर भरोसा करो। और आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपके सामने ये आ रहा है एक्स टी ग्राफ, तो एक्स टी ग्राफ एक आ रहा है आपके पास ऐसा, एक ग्राफ आ रहा है ये 1, ये एक ग्राफ आ रहा है ऐसा, एक ग्राफ आ रहा है, एक ग्राफ आ रहा है ऐसा। तो यहां ले, ये 1, ये 2, ये 3, तीनों ग्राफ को देखो और तुम्हें बताना है एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है। ध्यान से देखिएगा, स्लोप का मतलब होता है dy/dx या tan थीटा। ये तो डिफिनीशन होता है मैथमेटिकल, जहां थीटा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का या टेंजेंट का एक्स के पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज फैशन में मेजर किया गया एंगल। ये परिभाषा, ये डिफिनीशन है, तो उस पर भरोसा करिए। अब ये ग्राफ है अपना, इस ग्राफ में क्या होगा स्लोप, जो ग्राफ दिया गया है इसमें स्लोप क्या लिखने वाले हैं, dx/dt, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये होता है v या वेलोसिटी। अब मुझे बता दो इसमें कौन से ग्राफ 1 2 3 किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है। तो एक काम करो, मैं कहूंगा डाटा पे चक्कर में मत पड़ो, स्लोप होता है वेलोसिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है। स्लाइड करो, तो ग्रीन वाले पे स्लाइड करके देखो और दोनों रेड वाले 1 और 3 पे भी स्लाइड करके देखो, किस पे सबसे कम मजा आएगा स्लाइड करने में और किस पे सबसे ज्यादा मजा आएगा।
हाँ, तो 2 पे सबसे कम, तो 2 पे सबसे कम मजा आ रहा है, तो ये हो गया सबसे छोटा, और 1 पे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, तो बीच में आया 3। ग्राफ देख के ऐसे बोल देंगे, किसी लफड़े में नहीं पड़ना, निगेटिव में नहीं उलझना है। और बच्चे उलझ जाते हैं निगेटिव में, पहले वो निगेटिव में वैल्यू आएगा और फिर अकल लगाना शुरू करेंगे, ये और बाकी तो से ये तो निगेटिव है और निगेटिव है इसलिए छोटा हो गया। अरे निगेटिव हो गया इसलिए छोटा नहीं हो गया, स्लाइड करने में उसमें मजा कम आया इसलिए छोटा हो गया। वो पॉजिटिव रहता, यदि इसके इधर बनाने के बजाय मैं इस 2 को इधर बनाने के बजाय मैं इस 2 को ऐसे बना देता, तब भी आपका तब तो ये पॉजिटिव रहता। देखिएगा ध्यान से, तब तो ये पॉजिटिव रहता इसका स्लोप, तो 2 पॉजिटिव रहता। तो अब क्या कंपेयर करते आप, नहीं सर मैं फिर से थीटा निकाल लूंगा। अरे फिर से थीटा निकालोगे तो 1 वाला निगेटिव हो जाएगा, फिर टेंशन में तुम आ जाओगे, वो फिर बड़ा कैसे करोगे, उसको तो छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा बड़ा माइनस साइन का क्वांटिटी वेलोसिटी के बात करते वक्त नेगेटिव स्लोप का कोई मतलब नहीं है। आपका स्लोप का मतलब सिर्फ स्लोप है, जो बचपन में हुआ करता था। बचपन में स्लोप ज्यादा या कम होता था, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं था। तो बचपन से अभी तक जो आए हैं अधिकतर वही काम आपको करना है फिजिक्स में, इसलिए नेगेटिव पे जाके लुढ़कना नहीं है। आप आराम से स्लोप देखो, स्लोप ज्यादा माने वेलोसिटी ज्यादा, स्लोप कम मतलब वेलोसिटी कम, काम खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बड़ा छोटा यदि किसी वेक्टर में पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये नहीं कि -10 न्यूटन और +10 न्यूटन में कौन बड़ा, सर प्लस वाला बड़ा। अरे काहे का बड़ा यार, प्लस डायरेक्शन के लिए फोर्स में। तो ये किताब नहीं लिखता, किताब में नहीं लिखा मिलेगा कहीं, ये आपके अनुभव है या हमारे बच्चों से बातचीत का अनुभव है कि ऐसे सोचो काम बन जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि नेचर का इवेंट्स ना गाइडिंग रूल्स है, उन्हीं के बेसिस पे किताब लिखी गई है। तो हमने जिन्हें ऑब्जर्व किया, यदि बचपन से आज तक हमने ऑब्जर्वेशन लिए, सुने, सोचा है, तो उनका हेल्प मिल रहा है, तो क्यों ना ले। तो स्लोप में बार बार मैं कहूंगा हेल्प लो अपने इंस्टिंक्ट का, कि जो आप देख के बोलते हो ये ज्यादा होगा। मैथमेटिक्स वाला अपना करता रहे जो करना है, लेकिन देख के यार, देख के लग रहा है, देख के लग रहा है तो हो तो गया। मैथ्स भी वही कहेगा, अलग क्यों कहेगा। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन का कहानी बन गया, लेकिन जब जरूरी थोड़ी ना है भाई, ये ऐसा यदि हुआ कर, इसके स्लोप के बारे में मुझे बात करनी है आपसे। ये एक्सटी ग्राफ है, तो क्या इसका स्लोप फिक्स होगा हर एक पॉइंट पे? ए पे बैठ के स्लाइडिंग शुरू करो, बी पे बैठ के स्लाइडिंग शुरू करो, सी पे बैठ के स्लाइडिंग शुरू करो, कहां पे थ्रिल ज्यादा आएगा? बस काम खत्म। यहाँ पर स्लोप जो हो गया, ये हो गया dx by dt, पहले y और फिर x एक्सिस, dx by dt, y एक्सिस पे x है और x एक्सिस पे t है, तो dx by dt होता क्या है v। तो आप थ्रिल देखो कहां पर ज्यादा आ रहा है थ्रिल, ए पे या सी पे, तो सी पे, तो सी का वेलोसिटी ज्यादा, बी का कम और ए का सबसे कम। इसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि ये डिफिनीशन है वो डिफिनीशन है, अरे कुछ नहीं, बैठ के थ्रिल लिया, मजा लिया बस। और आप फिर भी चाहते हो नहीं थोड़ा सा तो कुछ बताओ, तो डिफिनीशन होता है कि जिस पॉइंट पे कर्व का स्लोप चाहिए वहां पहले आप टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट जब ड्रॉ कर दो तो उस टेंजेंट का एंगल देखो उसी तरह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज फैशन में, और तब वो ए पॉइंट का स्लोप होगा, स्लोप एट ए इक्वल्स टू tan थीटा। कर्व के बी पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो वहां बी का टेंजेंट बनाओ, सी पे चाहिए तो सी का टेंजेंट बनाओ। ये देखो फाई, ये अल्फा, एंगल बढ़ता जा रहा है, स्लोप ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि मैं एंगल में जाऊं फिर tan थीटा सोचूं, भाई सीधे सीधे जो सोच सकते हो सोचो। बैठ गए, थ्रिल लिया, जहां ज्यादा थ्रिल है वहां स्लोप ज्यादा है, कर्व होने पे ऐसे सोचेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा जहां प्लस और माइनस आपको थोड़ा सा तो इंटरप्रेट करना हो। ध्यान दीजिएगा, जहां पे स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टिल्टेड है, वाई एक्सिस के लेफ्ट टिल्टेड है नेगेटिव स्लोप वाले, और यदि राइट टिल्टेड है तो सारे पॉजिटिव स्लोप वाले। सिंपल लॉजिक, फिर से मैं बोल रहा हूं, वाई एक्सिस राइट साइड क्या है प्लस,
एक्स, लेफ्ट साइड क्या है माइनस। तो जितने स्ट्रेट लाइन ये स्लाइंट होंगे राइट की तरफ वाई एक्सिस से, वो सारे पॉजिटिव स्लोप वाले, और जो लेफ्ट की तरफ झुके होंगे सारे नेगेटिव स्लोप वाले। जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव स्लोप वाले। और इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव स्लोप वाले। तो पॉजिटिव नेगेटिव को तो तुरंत फील कर लो। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम बात कर रहे हो तो स्लोप कितने जगह कितने तरह से दिख रहा होगा, वो यहाँ पहचान लो थोड़ा सा। यहाँ ये वेलोसिटी नहीं बोल रहा मैं, वाई और एक्स कर्व बोल रहा हूँ। इसके बारे में, स्लोप के बारे में क्या ख्याल है? ये 1 नंबर, तो 1 नंबर में हम क्या देख रहे हैं, स्लोप जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक ना, और स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखना दूसरे नंबर के बारे में कमेंट करो तो, दूसरे नंबर के बारे में स्लोप ग्रेटर देन, क्योंकि कहीं भी टेंजेंट बना रहे हो तो ग्रेटर देन 0, और स्लोप के बारे में इंक्रीजिंग टाइम के साथ, एक्स के साथ, एक्स के बढ़ने के साथ साथ ये इंक्रीज हो रहा है। अच्छा देख रहा, तीसरा लाइन बना रहा हूं, इसके बारे में बोलो। स्लोप ग्रेटर देन 0। अब बैठ के देखो ना, ए पे, बी पे, सी पे, सी पे बैठ जाओगे तो साइड स्लाइड ना करो या बहुत कम थ्रिल आए, बी पे थोड़ा ज्यादा, और ए पे बैठ के शुरू करो बहुत ज्यादा। तो आप क्या कह रहे हो कि एक्स के बढ़ने के साथ साथ स्लोप डिक्रीजिंग। तो 3 आइडिया तो ये दिखा। यहां देखो तो इसके लिए क्या कहोगे, स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव, और स्लोप जो है कांस्टेंट। 5 में क्या कहोगे, ये देखो तो कहां पर थ्रिल ज्यादा होगा, पी पे या क्यू पे या आर पे, पी पे थ्रिल। तो आगे बढ़ने पर क्या होता जा रहा है, स्लोप कम। तो यहाँ पर नेगेटिव के चक्कर में मत उलझना, स्लोप का मैग्नीट्यूड लो। पहले तो स्लोप नेगेटिव है ये बता दिया हर एक पॉइंट पे, और उसके बाद क्या बता रहा हूँ, स्लोप का मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। और ये 6th वाला देखना, इसके लिए क्या कह रहे हो, ये है M, ये है N, ये है O। क्या कहां पर स्लाइड करना सबसे मजेदार लग रहा होगा, कहां पे बैठ के स्लाइड करोगे तो O पॉइंट पे। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये आ रहा है O पॉइंट। तो इसमें क्या कह दोगे, 6th वाले में स्लोप है तो निगेटिव हर एक जगह, और स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है इज इंक्रीजिंग। क्या ये और कोई पॉसिबिलिटी याद आ रहा हो, ये लो 6 हो गया, 6ठा था, 7वां स्लोप 0, उसमें बैठ जाओ, ना तो इधर जाओगे ना उधर जाओगे। और ऐसे देखो 8वां स्लोप इनफाइनाइट, बैठना स्लोप इनफाइनाइट। दीवार पे थोड़े ना बैठोगे जाके, मतलब ऐसे वर्टिकल वॉल पे मैं स्लोप स्लाइड करूंगा सर स्पाइडरमैन के लिए रहने दो। तो यहाँ पर हमने, यदि और कोई कंडीशन स्लोप का दिमाग में आए तो बताओ, इतने ही तरह का दिखेगा, कहीं भी इंटरप्रेट करने की नौबत आएगी। स्लोप पॉजिटिव, इंक्रीजिंग पॉजिटिव, कांस्टेंट पॉजिटिव, डिक्रीजिंग नेगेटिव, कांस्टेंट नेगेटिव, मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीजिंग नेगेटिव, मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीजिंग, ठीक ना। इन्हीं में से कोई ना कोई हमारे काम का होगा। चित्र बना लो जल्दी से और उनकी प्रॉपर्टीज नोट कर लो। कैसे पता लगेगा कि O से M जा रहे हैं, M से O जा रहे हैं? ये हमेशा जो बनाओगे ग्राफ, तुम VT लोगे, ST लोगे, तो दूर बढ़ने पे जनरली जो है वो उस हिसाब से। अब एक आइडिया तो मिल गया, वाई एक्स में कैसे इंटरप्रेट करेंगे। XT रहेगा तो खुद ही समझ जाओगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसमें 6 वाले में इंक्रीज हो रहा है,
तो हम जो n से मतलब n पे कम है o पे सबसे ज्यादा है। हाँ, तो इतना दिख गया ना, अब उसके इसी को यूज कर लोगे क्वेश्चंस में। अभी केवल उतना दिखना जरूरी है और हम वो बोल सके जो यहाँ लिखा गया है। ये सारा का सारा जो बढ़ना घटना लिख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के बढ़ने के साथ या एक्स के बढ़ने के साथ बढ़ा या घटा, ये बेसिकली इन सब में क्या देख रहे हैं? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। स्टार्टिंग में स्टार देकर लिख दो, विथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, with respect to increasing x। x के बढ़ने के साथ क्या होगा ये हम बताना चाह रहे हैं, with respect to increasing x। यदि ये लिख चुके आप तो यहाँ एक पॉइंट अब देख लें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा होगा कि ये है आपके पास एक्स टी ग्राफ और आपसे कहा गया कि चूज करेक्ट ऑप्शंस। ए, स्पीड इज इंक्रीजिंग। बी, स्पीड इज decreasing। Acceleration C, uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन। D, रिटार्डेड मोशन। इन सब के बारे में आपको चुनना है, एक से अधिक सही हो सकते हैं। तो कैसे सोचे? सिंपल आइडिया, पहले तो स्पीड के बारे में सोचो, तो स्पीड कहाँ से मिलेगा हमें? तो इस एग्जाम्पल को जब हम देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हमसे ये पूछ दिया गया, तो इस सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमें क्या याद आया? याद आया स्लोप, dx/dt, और ये क्या हो गया? v। अच्छा, चित्र देख के टाइम के साथ बता दो वेदांत, क्या बोलोगे स्लोप के बारे में? कम हो रहा है। स्लोप ग्रेटर देन 0 implies v greater than 0 and slope is decreasing with time, implies that a less than 0 होना चाहिए।
v ग्रेटर देन 0 है तो a लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो डिक्रीज होगा। ठीक है। तो क्या हो गया, स्पीड इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेड मोशन। तो जिसको वेलोसिटी जो स्लोप को नहीं फील करेगा तो इस क्वेश्चन में फंस नहीं जाएगा। यदि स्लोप को आप नहीं फील कर पा रहे कि बढ़ा या घटा तो कैसे बोलोगे कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है, और यदि नहीं बोलोगे तो फिर रिटार्डेशन है ये कैसे पता चलेगा। इवन इस क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा, ये पहला आपने चुना, मान लो ये पहला ऐसा चुनने के लिए दे दिया, दूसरा चुनने के लिए दे सकता है इसी ग्राफ के लिए। करेक्ट ऑप्शन ए एक्सेलरेशन 0, बी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, सी एक्सेलरेशन लेस देन 0, डी वी 0। तो क्या कौन सा चुनोगे? ए लेस देन 0। तो सर कैसे ए लेस देन 0 दिखा? भाई एक्स पॉजिटिव, dx by dt स्लोप पॉजिटिव, v पॉजिटिव, और v पॉजिटिव है और v कम हो रहा है तो a को निगेटिव होना पड़ेगा, मजबूरी है यार। तो a लेस देन 0 चुनना पड़ेगा यार। तो क्वेश्चन ग्राफ तो एक ही है, लेकिन आप स्लोप को फील करो पहले। यदि फील करते हो, डाटा कुछ नहीं है, फील करते हो तो आप आंसर कर दोगे, नहीं तो फंस जाएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं। हमने आपसे कहा कि ग्राफ की जब बात कर रहे हैं तो या तो एक्सवाई रिलेशन और नहीं फिर तो स्लोप। और स्लोप मतलब वो ऑप्शन 7-8 मैंने बना दिए, उन्हीं में से कोई ना कोई सामने पकड़ छोड़ा, उससे ना ज्यादा होने वाला है ना उससे कम होने वाला है। यहाँ आपसे कह रहा है कि ये दो आपके पास वीटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ दे दिए गए और एक्सटी ग्राफ देख के आपसे पूछा गया ये है ए और ये है बी, किसका वेलोसिटी ज्यादा किसका वेलोसिटी कम? बी का ज्यादा और ए का कम, क्योंकि स्लोप क्या देता है dx by dt equals to v। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट की तरह इस लाइन को मेंशन कर लीजिएगा। फॉर कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट gives instantaneous value, but slope of chord gives average value। सर ये क्या लिख रहे हो आप? यदि कोई कर्व है तो कर्व के किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट का वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, स्लोप। और यदि कोई कर्व है और उसके 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन गुजरे, जिसे कॉर्ड कहते हो या सेकेंड कहते हो, कॉर्ड से अच्छा टर्म उसके लिए है सेकेंड, कॉर्ड के बदले सेकेंड कर दो, स्लोप ऑफ सेकेंड गिव्स एवरेज वैल्यू। अब ये कंसेप्ट क्यों आया आपके सामने, इसका क्या फायदा मिलेगा आपसे? तो ये देखो, आपके पास ये एक्सटी ग्राफ दे दिया और मुझे ये बताओ कि यदि एक पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट है, उससे हम देख रहे हैं गुजरता हुआ इस स्ट्रेट लाइन को, और आप एक ये बताओ पी पॉइंट पे ये टेंजेंट हो गया और ये क्यू पॉइंट पे टेंजेंट हो गया, इन 3 लाइन में किसका स्लोप ज्यादा है, सबसे ज्यादा? वेलोसिटी एट p is less than v average pq and it is less than velocity
एट क्यू। अब ये चीज किताब पढ़ के नहीं समझ में आएगा, ग्राफ देखो, फील करो। एवरेज कब, जब 2 पॉइंट के बीच पूछे, इंस्टेंट कब 1 पॉइंट पे पूछे, तो जो पी पे टेंजेंट का स्लोप है वो पी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, क्यू का जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्यू का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। लेकिन जो पी और क्यू से गुजर रहा है स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप पी और क्यू के बीच के एवरेज का देगा वैल्यू। जैसे आप देखो ना, रेड कलर वाला ये मैं थीटा कैसे देखूंगा, टेन थीटा मैं कैसे लिखूंगा, एक्स क्यू माइनस एक्स पी अपॉन टी क्यू माइनस टी पी, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा भी एवरेज पी टू क्यू। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आया ना, टेन थीटा, अरे कोऑर्डिनेट यूज करके देख लो, टेन थीटा यही। और यदि आप वो देख रहे हैं ये अल्फा बीटा के बारे में, यहाँ पे जो स्लोप आ रहा होगा, यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा, तो टेन अल्फा जो है ये क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्योंकि ये तो एक ही पॉइंट पे पहुंच गया, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू देगा, इंस्टेंटेनियस, किस पॉइंट का, पी पॉइंट का। तो मैथमेटिकली देखो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब दो एवरेज तो तब होता ना जब T1 से T2 के बीच में, बताओ TP से TQ के बीच में बताओ, तो TP से TQ के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो P से Q से जाने वाला जो हमें सेकेंड दिखेगा उसका स्लोप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दूं तो फिर वो डेल एक्स बाई डेल टी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये तो डी एक्स बाई डी टी हो गया, जिसे आप क्या कहते हो कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन। तो सर क्या डेल एक्स बाई डेल टी डिफरेंशिएशन नहीं है ना, डेल एक्स बाई डेल टी एवरेज वैल्यू देने का तरीका है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। लेकिन जब आप एक इंस्टेंट की बात करते हो तो एक इंस्टेंट का क्या मतलब, एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताओ। अरे सर जब इंस्टेंट होगा तो चलने का तो मौका ही नहीं मिला, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम भी जीरो, जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो तो नॉट डिफाइंड है। तो फिर कैसे, तो 15th सेंचुरी न्यूटन के आने से पहले ये अनडिफाइंड था, एवरेज तो 2000 साल पहले से लोग जानते हैं। लेकिन इंस्टेंट न्यूटन के आने के बाद उसने ये तरीका दिया कि एक काम करो, आप 2 टाइम तो लो T1 T2, लेकिन उनके बीच का अंतर इतना छोटा कर दो कि आप उसे इंस्टेंट कह दोगे। इंस्टेंट का मतलब कि एक टाइम नहीं 2 टाइम लो, लेकिन उनके बीच का अंतर मिनिमाइज कर, बहुत छोटा। सर कितना छोटा, 0.000, जीवन भर बोलते जाना, रुकना मत, और जाते जाते 1 बोल जाना, 0.0000000 कब रुकना नहीं, 0.000 जाते जाते 0 बोल के नहीं जाना, 1 बोल के जाना है। तो इतना छोटा कर दो, तो डेल्टा टी जब इतना छोटा कर दिए तो वो क्या कहलाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी डेल्टा टी टेंस टू जीरो कहलाएगा, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो, टेंस टू जीरो, वो हो जाता है डी एक्स बाई डी। डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन है। तो आप जब डेल्टी देखोगे तो डेल्टी देखोगे मतलब एवरेज की कहानी चल रही है, और डेल्टी टेंस टू जीरो कर दोगे इसका मतलब इंस्टेंट की कहानी चल रही है। जब तक 2 टाइम है तब तक एवरेज ढूंढ रहे हो, 5 से 7 सेकंड के बीच में गाड़ी का वेलोसिटी बताओ, मींस अरे इतने दूर में क्यों पूछ रहे हो भाई, इतने टाइम इंटरवल में तो एवरेज वेलोसिटी बता दूंगा। अभी गाड़ी की स्पीड बताओ, अभी गाड़ी की वेलोसिटी बताओ, तो इसका मतलब कि वहां इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि फोटोग्राफ लेके दिखाओ, ये दिखाना तो इस गाड़ी की स्पीड क्या है, तो फोटोग्राफ देख के नहीं पता चलेगा। फोटोग्राफ एक इंस्टेंट का कहानी है, तो एक इंस्टेंट में नहीं डिफाइन हो पा रहा था, तो न्यूटन ने तरीका दिया कि 2 इंस्टेंट लो, और वो इंस्टेंट एकदम अगल बगल के लो, इतना अगल बगल कि वो 2 रह ही नहीं जाए, तो उन्हें आप कह रहे हो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आप अब मुझे बताओ वेदांत, सोचना थोड़ा, ये कर्व, ये VT ग्राफ है, ये है A, ये है B, ये है C, एवरेज एक्सेलरेशन A to B, इसे AAB कह देता हूं, और एवरेज एक्सेलरेशन A to C, इसे AC कह दे रहा हूं, AAC।
बताओ इनमें कौन ज्यादा है और कौन कम है? एवरेज एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ ज्यादा है, कहाँ से कहाँ कम है? कैसे पता चला? तो ए बी से जाने वाला सेकंड देखो, और ए से सी से जाने वाला सेकंड देखो। सेकंड ये है ए बी और ये है ए सी। तो इनमें आप देख लो ना, किसका स्लोप ज्यादा, किसका स्लोप कम। तो एक्सेलरेशन ए सी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ए बी। तो आपको एवरेज बोलने का भी यह मौका मिल गया, कौन ज्यादा कौन कम, वो भी स्लोप के बेसिस पे। ठीक है, तो आज की कहानी स्लोप तक रखते हैं, एरिया अंडर द कर्व थोड़ा सा कल चर्चा करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।